हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी स्पेशल लेक्चर का सेकंड पार्ट ये रहेगा। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम आपको दे चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है, एमपी जीके के मोस्ट आईएमपी लेवल के क्वेश्चन इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी के अलावा एमपीपीबी के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर से देखिएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़े हम उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमपी का जो करंट अफेयर है 2020 का, इसकी ई बुक है गाइस, पूरी कंप्लीट ई बुक है, टॉपिक वाइज, मंथली वाइज। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पे चल रहा है, तो सीमित समय के लिए ऑफर है। आप इस नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश कांस्टेबल जो है, इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 50% से अधिक का, मान लीजिएगा 60% के समथिंग इस पर डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा एमपी जीके का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है, इसी मंथ लॉन्च किया है हमने। इस पर भी 50% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है। इसको भी आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं और डेमो भी इसका देख सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यह है केंद्र सरकार के समान राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें सारी डिटेल आपको समझा दी गई है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी किस व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। केंद्र के समान राज्यों में भी शक्तियों का विभाजन शासन के विभिन्न अंगों के माध्यम से किया गया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था इसका सही जवाब रहेगा, जो कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी इसकी व्यवस्था की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस भारतीय जो संविधान है, इसका आर्टिकल 168 से 177 राज्य की विधायिका से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए कि 166 से 177 के बीच में जो आपका ये है आर्टिकल, इसमें किसका जो है प्रावधान है। तो राज्य की विधायिका से संबंधित प्रावधान इसमें देखने को मिलता है 168 से 177। अब बात करें मध्य प्रदेश कैसा है, तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक राज्य विधायिका है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, तो ये कैसी है, एक सदनात्मक राज्य विधायिका होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वैसे करंट अपडेट डेली का अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जितना भी डेली का करंट अपडेट होता है वो प्रोवाइड पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है। कबीर सम्मान जो दिया जाता है ये कविताओं के लिए दिया जाता है। कविता, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए, ये जो कविता होती है ये भारतीय भाषा में जो कविता है, इनके क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, कबीर पुरस्कार। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा कि जो पुरस्कार है गाइस, ये कबीर पुरस्कार, इसकी जो है स्थापना कब की गई। तो 1986 में इसकी स्थापना की गई। साथ में इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा एक और चीज ज्यादा पूछी जाती है। सर्वप्रथम फर्स्ट जो ये अवार्ड दिया गया है, ये किसे दिया गया है सबसे पहले, तो ये गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया है, गोपाल कृष्ण अडिग। इसके अलावा नरेश सक्सेना और गोरटी बेकन, इन तीनों को सबसे पहले ये अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। तो कबीर सम्मान के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप याद रख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेंगी। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। गाइस, देखिए, ये जो हमारा चैनल है, नेशनल करंट अफेयर पूरा आपको बताया जा रहा है इस पर, और पूरे साल का करंट अफेयर मिल जाएगा, साथ ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नया चैनल है हमारा एग्जाम टाउन नाम से, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरे साल का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, कौन सा पर्वत नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है, जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। अब देखिए, ये जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है और नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है ये पर्वत, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत ये है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 457 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखिए, 457 कई लोग मानते हैं, और यहाँ पर अगर हम बताएं थोड़ी सी चीजें, तो 457 से 610 मीटर के बीच में जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है, और कहीं कहीं इसकी ऊंचाई जो है 914 भी पहुंच जाती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने गलत बताया है,
कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 914 के समथिंग भी देखी गई है, बाकी 457 से 610 के बीच में ज्यादातर इसकी ऊंचाई है। और इसके देखिए ये जो विंध्याचल पर्वत है, अगर आपसे पूछे जाए, देखिए ये क्वेश्चन बना, इसी हिसाब से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन सा पठार आपका आता है? तो ये जो पठार है ये मालवा का पठार आता है, मालवा पठार, जो कि उत्तर में आता है विंध्याचल पर्वत के। देखिए पूर्वी क्षेत्र में भांडेर पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत को उत्तरी जो क्षेत्र है, सॉरी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी यानी सिंगरौली वाला जो एरिया है इधर, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपको बोला जाता है ये विंध्याचल पर्वत को पूर्वी क्षेत्र में, तो इसको भांडेर पर्वत के नाम से जानते हैं। भांडेर पर्वत नोट डाउन करते चलेगा, काफी इंपोर्टेंट आपके लिए लेक्चर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है विंध्याचल पर्वत के बारे में कि ये जो निर्माण हुआ है इसका, इस पर्वत का, विंध्याचल पर्वत का, किन किन चीजों से मिलकर ये पर्वत बना है। तो देखिए एक तो क्वार्ट्ज के जो बालू पत्थर है ये मिलकर बना है, इसके अलावा जो लाल पत्थर है इनका भी इसमें योगदान रहा है, तो लाल पत्थरों का भी से भी मिलकर बना है। इसके अलावा चट्टानों को भवन निर्माण के लिए जो आपकी जो चट्टानें हैं इनसे मिलकर बना है, और यहाँ पर जो चट्टानें हैं इनको भवन निर्माण के लिए काम में लिया जाता है, विंध्याचल पर्वत की चट्टानों को। अब आगे एक और फैक्ट हम आपको बताएंगे, काफी इंपोर्टेंट रहेगा विंध्याचल पर्वत के लिए। देखिए ये जो यहाँ पर मेंशन आपका किया रखा है क्वेश्चन में ही, ये हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए आप कौन सा जो पर्वत है हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है, तो इसका सही जवाब रहेगा विंध्याचल पर्वत। अब ये जो है नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई? दीनदयाल समर्थ योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 में। अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो आप डेट भी बता दीजिएगा, 25 सितंबर 2004 को इसको स्टार्ट किया गया था, दीनदयाल समर्थ योजना को। अब देखिए ये योजना क्यों स्टार्ट की गई थी? देखिए मध्य प्रदेश में मानसिक एवं शारीरिक रोगों से जो निशक्त लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनको हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए एमपी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था, दीनदयाल समर्थ योजना, जो कि 25 सितंबर 2004 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, सतना में लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना किसने की थी? लॉन टेनिस कोर्ट की जो स्थापना की थी सतना में, ये लॉर्ड डफरिन ने की थी। अब एक चीज और यहाँ से पूछी जाती है, अच्छा लॉर्ड डफरिन ने इसकी स्थापना की थी, ये बात तो ठीक है, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि लॉर्ड डफरिन ने सतना में लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना कब की थी, तो आप क्या जवाब देंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका 1818 में। क्लियर है? तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और अगर एक चीज और आपसे पूछ ले, लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना लॉर्ड डफरिन ने 1818 में कहां पर की थी, तो ये रहेगा आपका सतना में। तो क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन का जीवन सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप कवर करेंगे तो आपके ज्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी आसानी से याद होते चले जाएंगे। तो याद रखिएगा सतना में लॉन टेनिस कोर्ट की स्थापना लॉर्ड डफरिन ने की थी, और कब की थी? 1818। देखिए थोड़ी सी चीजें हम आपको बता दें, यहाँ पर जो टेनिस कोर्ट वगैरह ये है इनके बारे में थोड़ा सा खेल से संबंधित चीजें आपको बता दें। ज्यादातर जो डाउट रहते हैं वो इन्हीं में सभी लोगों को रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एसोसिएशन के बारे में। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम जो है टेबल टेनिस एसोसिएशन। अब देखिए टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है ये कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय आपका है जबलपुर में, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1957। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है, तो बैडमिंटन की जो अकादमी है ये भी आपकी जबलपुर में ही है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1946 में। नोट डाउन आप करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुंह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है जो लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा है और भाषाई रूप से उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला पुल है? तो दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट है, ये राज्य आपको बताना है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है दक्षिण प्रायद्वीप का मुकुट कहा जाता है। और देखिए ये प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है, और मध्य प्रदेश को एक और नाम जाना जाता है उच्च भूमियों का प्रदेश। उच्च भूमियों के प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी समुद्र से अगर ऊंचाई देखें हम, समुद्र तल से ऊंचाई तो 300 मीटर के समथिंग आंकी गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को टोटल 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा।
कौन कौन सा क्षेत्र है? फर्स्ट क्षेत्र आता है आपका मध्य का आपका उच्च प्रदेश, मध्य का उच्च प्रदेश। सेकेंड आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और तीसरा आता है आपका बघेलखंड का पठार। तो इन तीन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, भौगोलिक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को मध्य का उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। क्लियर है? नाम आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक और चीज आपकी निकल कर आ रही है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आपका जो है मध्य प्रदेश को कितने 3 भौगोलिक क्षेत्रों में तो बांटा गया है, बट ये आपका फर्स्ट वाला है मध्य का उच्च प्रदेश, मध्य का उच्च प्रदेश। अब ये जो उच्च प्रदेश है इसको भी कितने 4-5 भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 5 भागों में इसको बांटा गया है। मध्य का जो उच्च प्रदेश है इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है आपका मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार पहला आता है इसमें। दूसरे नंबर पर आपका जो इसमें आता है ये आता है आपका मालवा का पठार, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नर्मदा सोन घाटी। चौथे नंबर पर आपका आता है रीवा पन्ना का पठार, और 5वें नंबर पर आपका आता है बुंदेलखंड का पठार। तो इन 5 भागों में मध्य का उच्च प्रदेश को बांटा गया है। बाकी मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें मध्य का उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड आता है। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का जो गठन किया गया था 13 जून को किया गया था 2011 में। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अब एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? तो गाइस मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति बनाई गई थी 1989 में, 1989 में, और उसके 5 वर्ष बाद यानी 5 साल बाद उसके 1994 में। गाइस 1994 में एक पूना नई खेल जो नीति है बनाई गई, और इस खेल नीति में प्रदेश के खेलों के विकास के विभिन्न जो पहलू हैं इनको शामिल किया गया है। तो इसके 5 साल बाद ही एक नई जो है खेल नीति बना दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। खेल प्राधिकरण का गठन 13 जून 2011 को किया गया था। प्रथम खेल जो नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1989 में। उसके 5 साल बाद ही जो है नई खेल नीति बना दी गई थी दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सबसे पहले राज्यपाल की बात की गई है, सही जवाब रहेगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ से पूछी जाती है, ज्यादातर यहाँ से इनके बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इनका सबसे पहले जन्म कहाँ पर हुआ? तो गाइस इनका जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1880 में इनका जन्म हुआ था। अब डेट इतनी ज्यादा IMP नहीं है, बट सन और डेट कहाँ पर इनका जन्म हुआ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है प्रथम राज्यपाल ये हो गए। और सबसे पहले एक और चीज पूछी जाती है, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। अब कार्यवाहक राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब रहेगा आपका PV दीक्षित। PV दीक्षित जो है ये कार्यवाहक राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के पहले, और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जाती है, यानी आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155 सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा गाइस एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है, आर्टिकल 156 ए के अंतर्गत, का के अंतर्गत। अब इसमें क्या जो है देखने को मिलता है, देखिए 156 का के अंतर्गत राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष तक निर्धारित इसमें किया गया है, और इनकी नियुक्ति की जाती है 155 के आधार पर। देखिए कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और अपना पद जो है वो त्याग सकता है। तो ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया था कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी वो जो है अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सबसे IMP क्वेश्चन है ये, आपका सही जवाब रहेगा विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जो है गाइस ये मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। कितनी राशि इसमें दी जाती है? तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है। अगला क्वेश्चन है, उषा किरण योजना निम्न में से किससे संबंधित है? उषा किरण योजना संबंधित है आपकी घरेलू जो हिंसा से महिला प्रभावित है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण
देने के लिए ये जो योजना है उषा किरण योजना ये स्टार्ट की गई थी। सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कब शुरू की गई थी उषा किरण योजना? 2006-7 में इसको स्टार्ट किया गया था। और गाइस इसके अनुसार आधार पर ही जो है हिंसा से घरेलू महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2006 के तहत राज्य सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पुरस्कार रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है? रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है कालिदास सम्मान या कालिदास पुरस्कार। ये गाइस शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म, शास्त्र नृत्य इन सभी के लिए दिया जाता है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है कालिदास सम्मान। अच्छा, स्थापना कब की गई? 1980 में इसकी स्थापना की गई। 1980 में सबसे पहले ये जो पुरस्कार है ये मिला था सुब्रमण्यम को और शंभुमित्र, रुक्मणी देवी, इन तीनों को ये दिया गया था। अच्छा ठीक है, 2018 का ये किसे मिला है? 2018 का अंजलि एला मेनन को मिला है। और इसके पहले 2017 का किसे मिला था? तो ये राम गोपाल बजाज को मिला था, जो कि दरभंगा बिहार से आते हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। 15-16 का राज भिसारिया को मिला था। 16-17 का बंसी कोल को, हाँ आई थिंक बंसी कोल को ये मिला था 16-17 का। तो नोट डाउन करते चलेगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी इक्वेस्ट्रियन अकेडमी कहाँ पर आपकी स्थित है? देखिए घुड़सवारी जो अकादमी है ये आपकी भोपाल में है। बी ऑप्शन भोपाल में ये आपकी है। इसके अलावा और कई अकादमियां हैं, उनके बारे में भी आपको रिवाइज करवा देते थोड़ा सा। हॉकी अकेडमी की अगर हम बात करें, हॉकी अकेडमी की, तो ये कहाँ पर है? ये भी आपकी भोपाल में ही स्थित है। बात करेगा इस बैडमिंटन अकादमी की, तो ये आपकी ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में बैडमिंटन अकेडमी। इसके अलावा नेशनल सेलिंग अकेडमी ये आपकी भोपाल में। और इससे क्वेश्चन भी बना था। नेशनल क्रिकेट अकेडमी ये आपकी ग्वालियर में है। और इसके अलावा एथलेटिक्स अकेडमी ये आपकी भोपाल में कौन कौन सी है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए हॉकी अकेडमी हो गई, नेशनल सेलिंग अकेडमी ये भी आपकी भोपाल में आपकी आती है। साथ ही आपका एथलेटिक्स अकेडमी, शूटिंग अकेडमी भी आपकी भोपाल में है, मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल में आपकी है, इक्वेस्ट्रियन अकेडमी भोपाल में है। साथ ही आपका तैराकी यानी वाटर स्पोर्ट्स जो अकेडमी है ये भी आपकी भोपाल में। इतनी सारी अकेडमियां आपकी भोपाल में आती है। इसके अलावा आपको बताते हैं यहाँ पर हम इंदौर की अकेडमी के बारे में। देखिए इंदौर में आपकी कौन सी अकेडमी आती है? तो ये आपकी है टेबल टेनिस जो अकेडमी है ये आपकी इंदौर में है। अगर बात करें वेट लिफ्टिंग की तो ये आपकी जबलपुर में है। साथ ही तीरंदाजी अकेडमी भी आपकी जबलपुर में ही आती है और साइकिलिंग अकेडमी भी जबलपुर में ही आपकी स्थित है। अच्छा एक चीज और आप याद रखिएगा, एक जिम्नास्टिक जो अकेडमी है और मलखम अकेडमी ये आपकी उज्जैन में है, इसको आप स्पेशली याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर इनके बारे में ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं। इनका जन्म सागर में हुआ था गाइस, नाम आप याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का, सागर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1817 में इनका जन्म हुआ था। सीपी और बरार के प्रथम मुख्यमंत्री ये थे। सीपी और बरार जो था मध्य प्रदेश के गठन से पहले, उसके प्रथम मुख्यमंत्री ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश जो है पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं दिखेगा आपको, हो सकता है ये सीपी बरार दिखे, ये दिखे आपको। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, इस हिसाब से वो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीपी और बरार आपका रहेगा। और इसके अलावा गाइस अगर हम आपको बताएं तो व्यक्ति के रूप में सबसे अगर कम कार्यकाल जो रहा है मुख्यमंत्री का, तो वो राजा जो नरेश चंद्र है इनका रहा है मात्र 13 दिन। और एक अर्जुन सिंह भी है जो कि सबसे कम कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री रहे, तो 1 दिन इनका कार्यकाल रहा था। तो ये आप थोड़ी सी याद रखिएगा। व्यक्ति के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है सीएम का राजा नरेश चंद्र का, और सबसे कम कोई कार्यकाल में सीएम रहा है वो है आपके अर्जुन सिंह, जो कि एक। दोनों क्वेश्चन को आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फायान ने कहा कि जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु कहा है। तो ये जो जलवायु है ये है आपके मालवा के पठार की, इसको कहा है। देखिए कर्क रेखा जो होती है ये इस जो मालवा का पठार है इससे मध्य से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? ये आपका 16 जिलों में फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो सांची, भीमबेटका ये जो है, इसके अलावा खजुराहो, ये सभी आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपके आते हैं। किस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है? गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है, जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग से लेकर
उत्तर पूर्व तक सर्पिला आकार में है। तो देखिए गहरी काली मिट्टी की बात करें और गेहूं वहाँ की महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, प्रमुख फसल है। तो ये आपका क्षेत्र आता है नर्मदा सोन घाटी। गाइस नर्मदा जो सोन घाटी है ये मुख्यतः काली मिट्टी के लिए ही जानी जाती है, गहरी काली मिट्टी के लिए, और मुख्यतः यहाँ पर गेहूं की फसल का ही उत्पादन किया जाता है। आसानी से पहचान सकते हैं, सी ऑप्शन से जवाब आपका रहेगा। और ये जो है मध्य प्रदेश के पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक सर्पिला आकार में फैली हुई है। और ये एक कैसी घाटी है, तो ये एक भ्रंश घाटी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं गाइस नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत? सबसे पहला महत्वपूर्ण जिला जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, ये जो जिले हैं ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने लगा है कि नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? तो गाइस नर्मदा नदी, सोन नदी, तवा, शक्कर, ये जो नदियां हैं ये नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर ज्यादातर यही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जलवायु वगैरह ये पूछे जाते हैं। औसत वर्षा, तो औसत वर्षा ध्यान रखिएगा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर होती है नर्मदा सोन घाटी में। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारणतः ठंडी पड़ती है, ये आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। जलवायु मानसूनी प्रकार की यहाँ पर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का नवीन विधानसभा भवन कैसा है, कौन सा है? विधानसभा भवन कौन सा है नवीनतम? तो ये जो विधानसभा भवन है इसका नाम है इंदिरा गांधी भवन, डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आप करेगा। ये कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। अरेरा जो हिल्स है यहाँ पर है भोपाल में। इसका वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया, इनका जो नाम है CM कोरिया या चार्ल्स कोरिया भी इनको बोला जाता है। इन्होंने इस भवन का डिजाइन किया था। और इस भवन जो गाइस एक और चीज आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जो भवन है मध्य प्रदेश का नवीनतम विधानसभा भवन, इसका जो प्रवेश द्वार है इस पर सूर्य कुंड बना हुआ है, सूर्य कुंड बना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 3 अगस्त को किया गया था, 3 अगस्त को 1996 इंदिरा गांधी भवन का, जो कि नवीनतम विधानसभा भवन है। और एक और चीज यहाँ से आपकी बनती है कि मध्य प्रदेश का नवीनतम विधानसभा भवन बनने से पहले विधानसभा हॉल कौन सा था? तो विधान भवन जो इससे पहले विधानसभा जो भवन था वो था मिंटो हॉल। कौन सा था? मिंटो हॉल वो था। और इसका निर्माण किसने करवाया था मिंटो हॉल का? तो सुल्तान जहां बेगम थी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन जो है वो छूट गए हैं, तो हम पीछे चलते थोड़े से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में खेल संग्रहालय किस स्टेडियम में बनाया गया? खेल संग्रहालय जो बनाया गया भोपाल में ये आपको बनाया गया तात्या टोपे स्टेडियम में। तात्या टोपे फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा गाइस भोपाल में कई सारे स्टेडियम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका बाबे अली स्टेडियम हो गया, बाबे अली स्टेडियम ये आपका भोपाल में स्थित है। साथ ही आपका तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में ही आता है। ऐशबाग स्टेडियम भी आपका भोपाल में ही आता है। तो ये 2-3 स्टेडियम है भोपाल में जो कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम इंदौर की, तो इंदौर में आपका नेहरू स्टेडियम देखने को मिलता है। साथ ही आपका अभय खेल प्रसाद जो है ये भी आपका इंदौर में ही है। इसके अलावा होलकर उषाराजे स्टेडियम जो है ये भी आपका इंदौर में है। क्लियर है? और इसके अलावा गाइस एक ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? तो ये आपका रीवा में है। इसके अलावा आपका जो कि एक आपका जो है यहाँ पर है ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम, जो कि काफी पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तुलसी सम्मान दिया जाता है आपका आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में। अब ये जो तुलसी सम्मान है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। पंडित गिरिजा प्रसाद को सबसे पहले पुरस्कार मिला था और 2 लाख रुपए की जो राशि है इसमें दी जाती है, साथ ही प्रशस्ति पत्र वगैरह चीजें दी जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है 1983 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इनका नाम आपको बताना है। नाम है इनका कैलाश जोशी। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। देवास के हाट पीपलिया से ये विधायक थे, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म भी यहीं पर हुआ। कब हुआ? 1929 में इनका जन्म हुआ। अभी कुछ टाइम पहले ही इनका जो है निधन हो चुका है। कब हुआ था निधन? निधन की डेट भी आप याद रखिएगा। इनकी जो निधन हुआ है कि 24 नवंबर को हुआ, 24 नवंबर 2019 को। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? तो 1977 से 78 तक ये मध्य प्रदेश के CM रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इनको राजनीति के संत के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन आप फैक्ट जरूर से कर लीजिए। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। इसके अलावा व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। खेल राजधानी आपकी इंदौर है रहेगी।
कोयला राजधानी सिंगरौली है, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी आपकी सिंगरौली रहेगी, बेडन सिंगरौली, और संगीत राजधानी मैहर है, मैग्नीज राजधानी बालाघाट है। तो ये सभी राजधानियां आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करता है? तो ये किस आर्टिकल के आधार पर बात की गई है? तो ये आर्टिकल है आपका 154। डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, नोट डाउन कीजिएगा। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है, और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भी ये आपका होता है। इसके अलावा अपनी कार्यपालिका जो शक्ति है इसका प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित जो मंत्री परिषद है इसके सलाह से राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में देश के आजाद होने के पश्चात किस नाम की कोई राज्य या रियासत नहीं थी? तो ये जो रियासत नहीं थी ये नहीं थी मध्य प्रदेश। 1947 में देश आजाद होने के बाद में मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य या रियासत नहीं थी। सीपी बरार विंध्य प्रदेश ये हुआ करते थे, मध्य प्रदेश तो बाद में बना 1956 के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्य स्थापना के बाद कितने अवसरों पर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है? तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य है ये 3 बार रहा है। मध्य प्रदेश राज्य 3 बार राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है 1956 राज्य की स्थापना के बाद से। सबसे पहले ये आपका रहा था 1977। उस टाइम पर सीएम कौन थे? तो श्यामा चरण शुक्ल उस टाइम पर जो है सीएम थे। इसके बाद में 1980 में ये लगा था, 1980 में इस टाइम पर सुंदरलाल पटवा ये थे सीएम, और उसके बाद में लगा था 1992 में, 1992 में लगा था, और इस टाइम पे भी आपके सीएम थे सुंदरलाल पटवा। तो क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से सीएम है जिनके कार्यकाल में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, या सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज हमारे सभी स्पेशल कोर्सेज पर अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें जरूर से करिएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, अन्यथा आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सी सीरीज लेकर आए फिर। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।